जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेकर बाल विकास का आपके साथ फिर से एक नई गति के साथ, जिससे आपकी सफलता को थोड़ी और गति मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो बाल विकास का जो अपना टॉपिक है, वहाँ से रेगुलर एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा उठकर आते हैं। तो वो टॉपिक अपन इन 1-2 क्लासों में कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार आपके जो है ये क्लासेस कंप्लीट होंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक जो है क्लासेस के माध्यम से मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी बाल विकास को। देख सकते हैं मोटिवेशनल क्विज आज का आपका, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना है तो हारना ही है मौत के सामने, पहले जिंदगी से जीना सीख लो। यानी अगर अपने को जिंदगी में कुछ करना है और अगर अपने को ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपन को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो हमें लगातार मिल रही हैं। देख सकते हैं मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जो आप सभी को पता है, जहाँ पर आपकी स्टडी चल रही है। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर टेलीग्राम अकाउंट से और फेसबुक अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इनसे जुड़ सकते हैं। आज का अपना रहेगा बाल विकास। बाल विकास ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी साइकोलॉजी का कि यहाँ से लगातार 4 से 5 क्वेश्चन हमारे हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऑल ओवर अपन रेट को देखें तो रेट में हमेशा से यहाँ क्वेश्चन आए हैं और बहुत बार इतने डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि बच्चे उसको देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इतने डीपली आते नहीं है जितना कि बच्चे सोचते हैं। साइकोलॉजी को सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत होती है कि साइकोलॉजी में पूछना क्या चाह रहे हैं और अपने को क्या आंसर देना है। क्वेश्चन नहीं समझते हुए बच्चे उसका आंसर गलत करते हैं। देखते हैं बाल विकास परिचय में इसका इतिहास क्या है वो देखते हैं। 17वीं शताब्दी तक बालक के विकास के जो अध्ययन पर कोई जोर नहीं दिया गया था, यानी 17वीं शताब्दी तक कोई भी बाल विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया था। 17वीं शताब्दी में जे कॉमिनियस, यानी इसको नॉर्मल अपन रूप से कॉमिनियस के रूप में भी इसको जानते हैं, इटली में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी इन्होंने। जॉर्ज कॉमिनियस भी इसको कहा जाता है। कॉमिनियस ने 17वीं शताब्दी में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की यानी शिशु बाल गृह की स्थापना की थी तथा यह अरबिक वायरस नामक पुस्तक की रचना की थी। यानी इन्होंने अरबिक जो वायरस नामक इन्होंने पुस्तक की रचना की थी, जिसमें बच्चों का जो शैक्षिक विकास है उसके बारे में उसका विवरण दिया गया था। 18वीं शताब्दी में जो है पेस्टोलॉजी नामक जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक जो है विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं इसको एक बार कंप्लीट करते हैं फिर बताती हूँ। उन्होंने अपने 3 वर्ष 6 माह का जो बच्चा था उन्होंने उस पर अध्ययन किया और एक जो बेबी बायोग्राफी है वो तैयार की थी कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। अब जो अपना ये एक पैराग्राफ हुआ है बाल विकास के जो इतिहास और परिचय से संबंधित, उसमें हमारे क्वेश्चन किस प्रकार उठते हैं कि कॉमिनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देगा आपको कॉमिनियस, पेस्टोलॉजी, स्किनर, गार्डनर, जो भी आपके 3-4 ऑप्शन आए तो उसमें अपने को देखना है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी जॉर्ज कॉमिनियस ने या जे कॉमिनियस ने। इसके बाद आएगी बेबी बायोग्राफी, सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, तो ये की थी पेस्टोलॉजी ने। उन्होंने स्वयं के बच्चे पर जो कितने वर्ष का था, 3 वर्ष 6 माह का बच्चा था, उन्होंने उसका जो है उसका अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी जो है तैयार की थी। कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में। इसके आगे आ रहा है 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। इनके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? स्टैनली हॉल। इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड जो है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की थी। किसने? स्टैनली हॉल ने। अगर अपने को देखा जाए तो सीधा सा क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी या इसके जन्मदाता कौन है, तो ये है आपके स्टैनली हॉल। और इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क में 1887 में पहला बाल सुधार गृह बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया? न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में।
इसके बाद आ रहा है विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला था। किसने खोला था? विलियम हिली ने। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका है, ये चल रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आए भी हैं और आते भी हैं, लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे सीटेट हो चाहे आरटेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे अदर स्टेट की एग्जामिनेशन हो, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क में 1887 में जो पहला बाल सुधार गृह है वो बनाया गया था। इसके बाद विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन जो है क्लिनिक खोला था। इसके बाद आया भारत में। अब अगर देखा जाए तो भारत में अगर बाल अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है तो वह मानी जाती है 1930 में। किसके द्वारा? ताराबाई मोडेक के प्रयासों के द्वारा मानी जाती है। 20वीं शताब्दी में बाल विकास से संबंधित अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें गैसेल, जीन पियाजे की पुस्तक इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। और इन जो मनोवैज्ञानिक हैं गैसेल और जीन पियाजे, इनकी बुक्स के नाम ऐसे की ऐसे जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। गैसेल की है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ, ये गैसेल की पुस्तक हैं दोनों। और जीन पियाजे की हैं जो है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यानी इन्होंने जो गैसेल और जीन पियाजे हैं, इन्होंने बच्चों के जो अध्ययन किया और उनके द्वारा जो पुस्तकें तैयार की हैं अध्ययन की, वो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। आगे अपना रहा है बाल विकास की परिभाषाएं देखते हैं। विकास की परिभाषाएं देखते हैं। विकास होता क्या है कि विकास की परिभाषा अपन देखते हैं नॉर्मल तौर पर कि जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी जन्म पूर्व से लेकर जो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है उसको विकास कहते हैं, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, ये संवेगात्मक रूप से होता है। यानी विकास को अपन मात्रात्मक रूप में कम और गुणात्मक रूप में ज़्यादा देख सकते हैं। अब देखते हैं विकास की परिभाषाएं अलग अलग मनोविज्ञान किस प्रकार देते हैं। वर्ग के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक जो परिवर्तन आते हैं उनको स्पष्ट किया जाता है। वर्ग क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि यह जन्म पूर्व से लेकर जो परिपक्व अवस्था है, यानी जो प्रौढ़ावस्था है, वहां तक जितने परिवर्तन होते हैं वह विकास के अंतर्गत आता है। इसके बाद आ रहे हैं जेम्स ड्रेवर। ये क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जन्म से जो परिपक्व अवस्था तक जो मानव में जो विकसित हो रहा है मानव, उसका अध्ययन उसमें किया जाता है। यानी सेम सी है दोनों की, ये भी परिपक्वता तक बता रहे हैं और जेम्स ड्रेवर भी परिपक्वता तक ही बता रहे हैं। गैसेल के अनुसार क्या कहते हैं कि विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन योग्यताओं या विशेषताओं का विकास होता है। गैसेल क्या कहते हैं कि जो विकास होता है वह एक प्रकार का ऐसा परिवर्तन है जिसमें बालक के नवीन योग्यताओं विकास का जो विशेषताएं हैं उनका जो विकास होता रहता है, यानी वो नई आती रहती हैं। अब देखते हैं विकास के सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इसके बाद क्रमबद्धता का सिद्धांत आएगा, निरंतरता का सिद्धांत आएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत आएगा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत आएगा, निश्चित दिशा का सिद्धांत इसमें आएगा। ये विकास के सिद्धांत माने जाते हैं। समान प्रतिमान के सिद्धांत को मैं एक बार नॉर्मली आपको बता देती हूँ, आगे अपना जो पूरा डिटेल से ये सिद्धांत पढ़ेंगे। समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या होता है कि जैसा माता पिता होता है वैसे की वैसे बच्चे हों नहीं, यानी जैसे माता पिता में गुण है वैसे बच्चों में होंगे, तो वो समान प्रतिमान का सिद्धांत आपका आएगा। क्रमबद्धता का सिद्धांत क्या आ गया? क्रमबद्धता के सिद्धांत में ये देखा जाता है कि जैसे बच्चा पहले धीरे धीरे अपने हाथ पैर चलाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अंगुलियों को काम में लेना सीखेगा, फिर उनसे कुछ कार्य करना सीखेगा, यानी क्रमबद्ध धीरे धीरे अगर अपन किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो क्रमबद्धता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। निरंतरता का सिद्धांत, अगर अपन किसी चीज़ को निरंतर कर रहे हैं, उनके प्रयासों को अपन जैसे अभी रीट के एग्जाम दे रहे हैं, तो अपन अगर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अपने को साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो अगर अपन निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं और अपने को धीरे धीरे वह समझ में आने लगी, तो ये निरंतरता का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि परस्पर सिद्धांत के संबंध के सिद्धांत में ये माना जाता है कि अपन जो भी क्रियाएं करते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे कोई चीज़ अपने सामने पड़ी है और अपन हाथ पैर हिला रहे हैं, तो वो अपना परस्पर संबंध हुआ, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं रहती तो हम उसको लेने के लिए अपने हाथ पैर कार्य नहीं करते, तो ये परस्पर संबद्धता का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा।
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत में माना जाता है कि जैसे कि हम, जैसे मैंने बता दिया क्रमबद्धता का, वैसे आएगा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का। जैसे बच्चा किसी चीज़ को देखता है, उसको लेने के लिए अपने हाथ पैर मारता है, हाथ पैर दोनों हिलाता है, उसको नहीं पता कि अपने को अंगुलियों से पकड़ना है, अपने को हाथ से पकड़ना है कैसे, लेकिन वो अपने पूरे शरीर को हिलाता है। धीरे धीरे परिपक्व होता है, वह सीखता है और वह धीरे धीरे फिर अपने हाथों को हिलाने लगता है और फिर उसको पकड़ने के लिए अपनी अंगुलियों का प्रयोग करता है। निश्चित दिशा का सिद्धांत, की निश्चित दिशा के सिद्धांत में होता है कि बच्चे का जो विकास होता है जो सिर से मस्तिष्क की ओर यानी मस्तकोन्मुखी माना जाता है। इसके आगे आ रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत आता है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता यानी प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में आएगा। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, ये माना जाता है कि हर व्यक्ति में विकास समान गति से नहीं होता, किसी में धीरे होता है, किसी में तेज गति से विकास होता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया यानी अपनी मांसपेशियों की जो अपन क्रिया करते हैं उनके द्वारा जो विकास होता है वो अंतःक्रिया का। वर्तुलाकार का, वर्तुलाकार अपने अंदर की मांसपेशियां ज़्यादा परिपक्व होती हैं बाह्य मांसपेशियों की, यानी पहले अपन खुद यानी जो अपने का बीच का पार्ट होता है वो परिपक्व होता है, उसके बाद अपने बाहर के पार्ट परिपक्व होते हैं। विकास में परिवर्तन का सिद्धांत, विकास में परिवर्तन होता रहे, कुछ समय विकास तेजी से होता है और कुछ समय विकास धीमी गति उसमें पाई जाती है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, कि बच्चे का विकास होता है वो मनोवैज्ञानिक पहले देख के उस बच्चे के बारे में अध्ययन करके जान सकते हैं कि बच्चे का विकास आगे कौन सी दिशा में होने वाला है, ये पूर्वानुमान का सिद्धांत है। विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे का सिद्धांत, विकास के प्रत्येक अवस्था में खतरा पाया जाता है, जैसे सर्वाधिक खतरा अपने किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत, विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का ये एक जो पार्ट माना जाता है। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, जैसे हम देखते हैं कि शेषावस्था में विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है, उसके बाद बाल्यावस्था में कमजोर धीमी पड़ जाती है और फिर किशोरावस्था में विकास की गति तेज होती है। तो ये प्रारंभिक वर्षों में जो विकास की गति है वो तेज मानी जाती है। इसके बारे में आ रहे हैं शेषावस्था। शेषावस्था को अपन देखते हैं, सबसे पहले इसके उपनाम क्या होते हैं। शेषावस्था, हर जो अवस्था होती है उनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। शेष अवस्था के उपनाम कौन कौन से हैं, और मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आप उपनाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार उपनाम को अच्छे से समझ लीजिएगा। शेषावस्था के उपनाम क्या है। भावी जीवन की आधारशिला, अगर बच्चे का शेषव का जो बालक का जो है शेषावस्था में अच्छी जो उसकी परवरिश होती है, तो उसका जो भावी जीवन है उसकी आधारशिला अच्छी होती है। अगर अपन मकान की नींव अच्छी नहीं रखेंगे तो मकान कभी भी डगमगा सकता है, तो ये भावी जीवन की आधारशिला माना जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, पता है आप सभी को, कि अगर शेषावस्था में बच्चे का जो है विकास अच्छा नहीं हुआ तो वह आगे जाकर बच्चा बिगड़ सकता है, या कुछ भी अपन देख सकते हैं कि जैसे फिर मैं मकान का एक उदाहरण दूंगी कि नींव अपन अच्छी नहीं भरेंगे तो मकान कभी भी डगमगा सकता है। सीखने का आदर्श काल, सर्वाधिक बच्चा सीखता है वो शेषावस्था में सीखता है। शेषावस्था 0 से 2 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2 वर्ष तक बच्चे को बहुत कुछ सीखने को, उसके जो शब्द भंडार में वृद्धि होती है, वह अपने परिचय अपने खुद के परिवार लोगों को भी जानने लगता है। इनको सीखने का सबसे ज़्यादा आदर्श काल यही माना जाता है। खिलौनों की आयु शेषावस्था को कहा जाता है, कि जैसे अपन देखते हैं कि शेषावस्था में बच्चों को सबसे ज़्यादा खिलौने प्रिय होते हैं। संस्कारों का निर्माण काल भी इसी को कहा जाता है। खतरनाक एवं अपीली काल भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद आ रहा है आपका नाजुक अवस्था, शेषावस्था को कहा जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी शेषावस्था को कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें तर्क करना नहीं जानता, कि अपने को कौन सी सिचुएशन में किस प्रकार आंसर देना है। पूर्व विद्यालय आयु, विद्यालय से पूर्व की आयु कौन सी रहेगी आपकी, शेषावस्था। नर्सरी स्कूल एज, पता है आपको। प्रिय लगने की अवस्था, वह अपनी कोई भी चीज किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, प्रिय लगने की अवस्था। पूर्व प्राथमिक अवस्था, सर्वाधिक जो अपनी प्राइमरी एज होती है वो अपनी कौन सी होती है, शेषावस्था। पूर्व विद्यालय, विद्यालय पूर्व की आयु भी कौन सी होती है, शेषावस्था। बक्की अवस्था, यानी कुछ भी बोल देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो ये भी आपकी कौन सी आएगी, शेषावस्था के अंतर्गत ही माना जाएगा। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि शेषावस्था की विशेषताएं कौन सी हैं। शारीरिक मानसिक विकास तीव्र होता है, सभी को पता है, मैंने पहले बता दिया कि शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्र गति से होता है। देखकर सुनकर अनुकरण द्वारा सीखा जाता है।
अब सर्वाधिक जो बच्चा सीखता है वो देखकर और अनुकरण करके ही सीखता है। जैसा कि आप अगर किसी को बोलोगे, बच्चा है कोई नहीं जानता, आप उसको बोलोगे पप्पा तो वो बोलेगा पप्पा, तो ऐसे बच्चा अनुकरण करके ज़्यादा सीखता है। कल्पना की सजीवता, वह अपने ख्यालों में अपनी कल्पनाओं में डूबा रहता है। नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव होता है, इसमें नैतिक और सामाजिक भावनाएं नहीं पाई जाती। वह किसी के बारे में कोई कार्य नहीं कर सकता, न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बच्चा कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक, तो ये आपकी शेषावस्था होगी। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होता है वो आपका कौन से में रहेगा, शेषावस्था में रहेगा, क्योंकि जो मूल प्रवृत्तियां बच्चों में पाई जाती हैं वो सर्वाधिक अपने को दिखती हैं, वो शेषावस्था में दिखाई देती हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बहुत कुछ जानने की उसमें प्रवृत्ति होती है, उसमें जिज्ञासाएं अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये आपकी शेषावस्था की विशेषताएं हैं। आगे आ रहे संवेगों का प्रदर्शन। बच्चा संवेगों का प्रदर्शन करता है अपनी जो शेषावस्था होती है उसमें सर्वाधिक। अगर उसकी किसी प्रिय चीज को कोई छीनता है तो वह उसके मारने भी लगता है। दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति उसमें आ गई है। काम प्रवृत्ति, बच्चों में सर्वाधिक काम प्रवृत्ति शेषावस्था में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बच्चों में जो है काम प्रवृत्ति सर्वाधिक शेषावस्था में पाई जाती है और उसके बाद किशोर अवस्था में। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि व अरुचि, वह अगर उसको किसी बच्चे के प्रति रुचि है, अगर उसकी माँ किसी बच्चे को ले लेती है गोद में तो वह रोने लगेगा, वो उसकी अरुचि हो गई, वो कि अपनी जो चीज़ है वो शेयर नहीं कर पा रहा। कहानियाँ सुनने व सुनाने का शौक होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि कौशलों का विकास होता है। अब अपने से पूछे कि कौशलों का विकास कौन सी अवस्था से स्टार्ट होता है, तो वो आपकी कौन सी होगी, शेषावस्था से स्टार्ट हो जाए। स्वार्थी व आत्म प्रेम की भावना, वह स्वयं का स्वार्थ देखता है, वह किसी के बारे, क्योंकि उसमें अगर तार्किक चिंतन नहीं है तो वह किसी और की जो है बारे में नहीं सोच सकता। बादशाहत प्रवृत्ति, वह स्वयं को सब कुछ समझता है, तो वो बादशाहत प्रवृत्ति भी आपकी शेषावस्था में आएगी। दूसरों पर निर्भर रहना, स्वयं कोई कार्य नहीं कर पाता लेकिन वह हर कार्य के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, वह अपने खिलौनों को तोड़ता है, फिर जोड़ता है, फिर तोड़ता है, फिर तो जोड़ता है, तो ये रचनात्मक प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। आगे आ रहा है शेषावस्था की परिभाषाएं कौन सी होती हैं, परिभाषाएं देखते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक किस प्रकार इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत करते हैं। जॉन लॉक के अनुसार शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबला राशा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। जॉन लॉक के अनुसार मस्तिष्क जो शिशु का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, उसमें अपन जिस प्रकार कुछ लिखेंगे वह उसी प्रकार ऐड होता जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, कोरी स्लेट को तबला राशा इन्होंने नाम दिया है। गुडेनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों में हो जाता है। जो है गुडेनफ क्या कहते हैं कि व्यक्ति का जितना अपनी प्रौढ़ावस्था तक विकास होता है उसका जो आधा होता है वो 3 वर्षों तक हो जाता है। सिगमंड फ्राइड आ रहे हैं। सिगमंड फ्राइड का मनोविज्ञान में बहुत एक अहम भूमिका इन्होंने निभाई है और इन्होंने जो बाल विकास के संबंध में, शेषावस्था के संबंध में जो परिभाषा दी है वो क्या दी है कि पहले के 4-5 वर्षों में बालक भावी जीवन की नींव रख लेता है। यानी जिस प्रकार बच्चा पहले 4-5 वर्षों में होता है उसके द्वारा अपन देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसका भावी जीवन क्या रहने वाला है। वैलेंटाइन के अनुसार शेषावस्था सीखने का एक आदर्श काल माना जाता है। अब इस शिशु में प्रतिवर्त क्या होते हैं, प्रतिवर्त क्या होती हैं ये देखते हैं। रूटिंग होता है, टॉनिक होता है, मोरो होता है, ब्लिंकिंग होता है, स्टेपिंग होता है, बेबिंस्की होते हैं, सकिंग होता है। इनको मैं आपको डीपली एक बार इसको विवरणात्मक रूप में एक बार जरूर समझाऊंगी। बाल्यावस्था, दूसरा आ रहा अपना बाल्यावस्था, सेकंड अवस्था आ चुकी है। पहली अवस्था अपना थी शेषावस्था, दूसरी आ रही है बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष आपकी ये रहेगी। अब इसके उपनाम क्या है, उपनाम इसके देखते हैं। उपनाम आ गया शैक्षिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण काल होता है क्योंकि इसमें बच्चा पहली बार स्कूल जाना सीखता है। खेल की आयु होती है, इसमें सर्वाधिक खेल अब बच्चा अपने मित्रों के साथ खेलता है। जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, वह अपने घर परिवार को छोड़कर पहली बार किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट होने जा रहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल होता है, वह सामाजिकरण की प्रक्रिया में पहली बार उतरता है और प्रतिद्वंदात्मक उसमें पाया जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल होता है, वह स्वयं को सब कुछ समझने लगता है, वह बच्चों की टीम के अंदर बैठकर खुद को जो है लीडर के रूप में काल्पनिक रूप से उसको तैयार होता है।
निर्माणकारी काल होता है, अपने जीवन का जो निर्माणकारी काल होता है वो कौन सा होता है? बाल्यावस्था, क्योंकि बच्चा पहली बार अपने जीवन का निर्माण करने के लिए किसी जगह पर जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है, विचार अपने प्रस्तुत करता है। मूर्त प्रत्यक्षात्मक चिंतन की अवस्था होता है, जो सामने दिखता है उसी को वो जो है सही मानता है। समूह दल टोली की आयु, अपने सभी साथी गणों के साथ वह घूमने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की जो है उसमें पाई जाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, यानी प्रथम बार विद्यालय जाता है तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु मानी जाती है। लेकिन अगर अपने को पूछा जाता है पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी होती है, वो आपकी शेष अवस्था के अंतर्गत चली जाएगी। गंदी आयु डर्टी है, जिसको माना जाता है उत्पाती अवस्था। सर्वाधिक बच्चा जो उत्पात करता है, सर्वाधिक बच्चा जो बदमाशी शरारत करता है वो करता है बाल्यावस्था में। चुस्ती की अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषताएं देखते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है, क्योंकि शेषावस्था में और किशोर अवस्था में मानसिक और शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। नेता बनने की इसमें इच्छा होती है, तभी मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, जो सामने देखता है वही उसको यथार्थ दिखता है, यानी प्रत्यक्ष जो है चिंतन की अवस्था। समलिंगीय समूह की भावना, टोली एज, वो आपकी इसमें आ गई कि अपने जो है समलिंगी, यानी अगर लड़की है तो लड़कियों के ग्रुप और लड़का है तो लड़कों के ग्रुप में ही उसमें रहना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी स्वभाव होता है उसका, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। संचय करने की प्रवृत्ति, सब कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे उसके काम का हो चाहे नहीं हो, वो संचय की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास इसमें स्टार्ट हो जाता है। रचनात्मक कार्यों में इसको आनंद मिलता है। काम प्रवृत्ति में कमी पाई जाती है, देख लीजिए काम प्रवृत्ति में कमी पाई जाती है बाल्यावस्था में। लेकिन अगर काम प्रवृत्ति तीव्र होती है तो वो कौन सी अवस्था में होती है? शेष अवस्था में। कल्पना शक्ति का अभाव इसमें पाया जाता है। संवेगों पर नियंत्रण इसमें होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों की शुरुआत में मानी जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास भी होता है और सामूहिक खेलों में इसको रुचि उत्पन्न होती है। अब इसकी परिभाषाएं अलग अलग मनोविज्ञानी किस प्रकार देते हैं वो देखते हैं। ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं होती। अगर माना जाता है ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार, तो वो यही मानते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से अपन देखें तो बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई सी नहीं होती। स्ट्रेंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल होगा जो बच्चा 10 साल तक या 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। इसके बाद आ रहा है कोल व ब्रुश, बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल माना जाता है। आगे आ रहा है आपका किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। रोज के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जीवन का निर्माणकारी काल कौन सा है? बाल्यावस्था माना जाता है। आगे आ रहा है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था आपकी जो है 6 से जो आपकी नॉर्मली आपकी इसमें बाल्यावस्था में आपका रहेगा कि 6 से 12 वर्ष तक रहेगी और 12 के बाद में आपकी किशोरावस्था आ जाएगी। अब इसको जो है किशोरावस्था के उपनाम देखते हैं। आंधी तूफान की अवस्था इसको कहा जाता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को बोला जाता है। अटपटी व उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। स्वर्ण काल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूज करता है बच्चों को। स्वर्ण काल और जीवन की वसंत ऋतु भी किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। श्रृंगार की आयु, सर्वाधिक जो श्रृंगार होता है वो किशोरावस्था में माना जाता है। टीनेज भी किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। अमूर्त चिंतन की अवस्था, जो हमारे समक्ष नहीं है उसको भी हम चिंतन कर रहे हैं, उसका भी हम सोच रहे हैं उसके बारे में। तार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क इसमें उत्पन्न होता है। प्रौढ़ावस्था व वयस्क अवस्था की दहलीज, प्रौढ़ावस्था की ये दहलीज मानी जाती है। विशिष्टता की खोज की अवस्था इसको कहा जाता है। द्रुत व तीव्र विकास की अवस्था भी इसको कहा जाता है। और अस्पष्ट व्यक्तित्व व्यक्ति की स्थिति की अवस्था भी इसको कहा जाता है। किसको? किशोरावस्था को। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है? सर्वांगीण विकास होता है उसमें का। सर्वांगीण विकास यानी सारा विकास होता है, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, है ना, ये सारे विकास उसमें माने जाते हैं। आत्मसम्मान की भावना होती है किशोरावस्था में। कल्पना का बाहुल्य होता है। दिवास्वप्न की प्रवृत्ति होती है। अपराध की प्रवृत्ति होती है। संवेग में स्थिरता आती है और विषम लिंगी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। आगे आ रहा है मानसिक स्वतंत्रता की भावना होती है। विद्रोह की भावना होती है। बिछड़ने का भाव भी इसमें होता है। वीर पूजा की भावना होती है। दिखावटीपन अत्यधिक होता है। विचारों में मतभेद पाए जाते हैं। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना का विकास होता है। इसके बाद आ रहा है आपका संवेग में परिपक्वता व परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। समवयस्क समूह की भावना होती है और नेतृत्व क्षमता का इसमें विकास पाया जाता है।
लड़कों की वाणी में करकता व भारीपन आता है, और लड़कियों की वाणी में कोमलता आती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। काम प्रवृत्ति पाई जाती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, यानी जो अपने को अपने जो देख रहे हैं वो और जो यथार्थ है वो, उनके बीच में जो है अपन एक कॉम्बिनेशन बिठाने के कार्य करते हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता की भावना का विकास भी इसमें होता है। अब इसकी परिभाषाएं क्या हैं वो देखते हैं। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल माना जाता है। कौन? स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था। वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, यानी व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का भाव जो पाया जाता है वो किसमें जाया जाता है? किशोरावस्था में। किसने कहा है? वैलेंटाइन के अनुसार। किलपैट्रिक के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है? किशोरावस्था। आगे यार आपका स्टैनली हॉल वापस आ चुके हैं। इनमें शारीरिक, मानसिक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। इनका कहना है कि किशोरों में जो भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय माना जाता है। जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती है। किसके अनुसार? जर्सिल्ड के अनुसार। इसके आगे आ रहा है अपना किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत माने जाते हैं। आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये किसने कहा है? ये स्टैनली हॉल का सिद्धांत है मेन रूप से। आकस्मिक विकास के सिद्धांत में क्या होता है कि इनका कहना है कि जो बालक में परिवर्तन होते हैं, बालक या बालिका में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, जैसे कि बच्चा है किशोरावस्था में अगर जाता है तो उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे उसकी आवाज में हो गया, उसकी शारीरिक, मानसिक, जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वो अचानक माने जाते हैं। कर्मिक विकास का सिद्धांत। कर्मिक विकास के सिद्धांत में ये होता है कि जैसे बालक में परिवर्तन होते हैं वो कर्मिक रूप से होते हैं, जैसे कि शरद के बाद जो है ऋतुएं परिवर्तन होती है। जैसे पहली ऋतु खत्म होती है, उसमें दूसरी ऋतु के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे पहली ऋतु अब सर्दी चल रही है, सर्दी जैसे खत्म होगी उसमें गर्मी के जो है लक्षण दिखाई देंगे। तो ऐसे कर्मिक विकास का सिद्धांत इसमें देखने को मिलता है। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम। पहला आ रहा है वंशानुक्रम कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब इसके वंशानुक्रम के सिद्धांत कौन सा है? बीज कोश का सिद्धांत, ये बीजमैन ने दिया था। और बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत की एक बीज की उत्पत्ति लगातार उसी बीज की, यानी जैसा कि मटर का एक पौधा है, एक बीज है, उसको उगाते हैं तो वह मटर की जो है मटर का पौधा उससे उत्पन्न होगा। अगर उस पौधे के बीजों से अपन कुछ उगाते हैं तो उससे भी मटर का ही पौधा उगेगा। उपार्जित व अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत ये लेमार्क का सिद्धांत है, लेमार्क ने दिया है। लेमार्क का कहना है कि अपन जिस चीज को ज़्यादा काम में लेते हैं या जिस चीज़ को अपन अत्यधिक उसको कार्य करते हैं, जिस चीज़ से उसमें हमारे जो है विकास अत्यधिक होता है। लेमार्क ने एक जिराफ का उदाहरण दिया था कि उसने अपनी गर्दन को ज़्यादा काम में लिया, इस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी हुई है। मेंडल का वंशक्रम का सिद्धांत या मौलिक गुणों का सिद्धांत ये मेंडल ने दिया था और इन्होंने मटर के पौधे पर इसका जो है एक वो किया था, एक रिसर्च किया था मटर के पौधे पर कि मूल जो बीज है, जिस वंश का बीज है उसको अपन उगाते हैं तो लगातार उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिरी टाइम में कहीं ना कहीं वह जो है मूल जो जरूर उसमें होगा। गाल्टन जीव सांख्यिकी विकास का सिद्धांत या बायोमेट्रिक सिद्धांत। इसके बाद आ रहा है डार्विन का सिद्धांत, ये आपके जो है वंशानुक्रम का सिद्धांत रहेगा। इसके बाद है वंशानुक्रम संबंधी नियम जो है समानता का नियम, यानी अगर अपन देखते हैं कि जैसे माता पिता में लक्षण दिखते हैं वैसे बच्चों में लक्षण होंगे तो वो समानता का रहेगा। इसके बाद विभिन्नता का नियम आ रहा है। विभिन्नता के नियम में क्या आता है कि जैसा बालक के में जैसे उसके माता पिता हैं और जैसा बच्चा है, जैसे एक माता पिता जो क्रिकेटर हैं या खिलाड़ी हैं उनके बच्चों उसका जो बच्चा है वो जो है जो खेल प्रक्रिया में बहुत ही कम जो है गति रखता है, तो वो उसमें क्या रहेगा, वो उसके जो है लक्षण हैं उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। प्रत्यागमन का नियम है कि बार बार में वही जो आगमन होता है, बार बार में देख सकते हैं कि जैसे मैंने मटर का उदाहरण दिया था वो प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत आएगा। आपकी रहेगी फिर मोटिवेशनल क्विज। जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती है।
जिंदगी में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर कार्य करें तो गलतियां कम होंगी। फिर से बोलना चाहूँगी, मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप सभी का एक परिवार है और इसको बनाए रखिएगा और इस परिवार को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपके जो ये नोट्स आपके ये टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपको लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी और बेस्ट क्लासेस आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।